हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ हियर। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, VSA। इसको लोग वॉल्यूम एनालिसिस भी कहते हैं, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस भी कहते हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी कहते हैं, VSISA। डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने नाम दिए हुए हैं, लेकिन बात सेम ही है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अच्छा, इस पे जो काम करने वाला था ना, वो था रिचर्ड डी वाइकॉफ, जिसने पहले इस पे काम किया था 1920s और 1930s में ऑनवर्ड। और इसने मार्केट के अंदर वॉल्यूम की स्टडी की और उसको इंटर रिलेट किया मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ। और फिर इसने देखा कि जो मार्केट के बॉटम्स हैं वहाँ एक्यूमुलेशन होती है और वहाँ वॉल्यूम का क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रक्चर है, और मार्केट के जो टॉप्स लगते हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वहाँ मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, क्या वॉल्यूम एसोसिएट कर रहा है उसके अंदर, किस किस जगह पे क्या उसका एलिमेंट आता है। तो रिचर्ड डी वाइकॉफ ने इस पे ज़्यादा स्टडी की थी। अब 1970s के बाद टॉम विलियम ने रिचर्ड डी वाइकॉफ की जो स्टडी थी, जो सिस्टम था, उसको उठाया और उसको थोड़ा और मज़ीद सिस्टमाइज़ किया और उसको VSA का नाम दिया, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ठीक है, इसने क्या किया कि इसने रिचर्ड डी वाइकॉफ के ना स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा नहीं टच किया, लेकिन इसने रिचर्ड डी वाइकॉफ की जो वॉल्यूम इंटरप्रिटेशन है उसकी कुछ स्टडी को लेके मज़ीद इसके ऊपर सिस्टमाइज करके एक मेथड निकाला, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, VSA। अच्छा, रिचर्ड डी वाइकॉफ और टॉम विलियम दोनों वो ये समझते थे कि जो मार्केट है ना, ये चलती है कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एक्शन से। ठीक है, और वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है ना, उनको हम बिग प्लेयर्स भी कह सकते हैं, स्मार्ट मनी भी कह सकते हैं। ठीक है, जब वो मार्केट में एंट्री लेते हैं या वो एग्जिट लेते हैं, उससे मार्केट की इम्पैक्ट करती है और मार्केट बुलिश या बीरिश का मूवमेंट खड़ा करती है। ठीक है, और इन चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं, इसको हम पकड़ सकते हैं प्राइस और वॉल्यूम डेटा से। हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एक्टिविटी को प्राइस और वॉल्यूम के डेटा से पकड़ सकते हैं और उससे हम मार्केट की एक एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मेजर मूव ऊपर है या नीचे है। याद रहे कि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मार्केट के कुछ कंडीशंस के ऊपर मार्केट को यूटिलाइज किया जा सकता है, उस पे मार्केट का एक अप ट्रेंड खड़ा होता है या डाउन ट्रेंड खड़ा होता है, वो प्रोफेशनल प्लेयर्स की एक्टिविटी की वजह से वो सामने आता है। ठीक है, लेकिन 100% कोई भी मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बात याद में रखिएगा। अच्छा, VSA थर्ड पॉइंट है। VSA एक ऐसा मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए, और इसमें हम बेसिकली देख क्या रहे होते हैं, इसमें हम वॉल्यूम देखते हैं मार्केट का, इसमें हम प्राइस देखते हैं और स्प्रेड देखते हैं। ठीक है, और फिर उसको देखने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, याद रहे कि जो प्राइस मूवमेंट होती है वो डायरेक्शन को देखती है और जो वॉल्यूम होता है वो फ्यूल होता है मार्केट का। ठीक है, तो वॉल्यूम मार्केट का फ्यूल होता है, प्राइस बेसिकली मार्केट की डायरेक्शन को देख रही होती है। ठीक हो गया। सो इसका इन शॉर्ट सेंस ये है कि हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम को देखते हैं, कैंडल के साइज को देखते हैं और कैंडल की क्लोजिंग को देखते हैं। ये तीन चीज़ें देख के हम मार्केट की जजमेंट करते हैं कि मार्केट में आगे बाइंग प्रेशर आ रहा है या सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इसको कहते हैं VSA, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, VSA जो है ना, ये फॉरेक्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टॉक मार्केट्स के लिए डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, जो कि VSA के अंदर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, और ये जो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है हमें फॉरेक्स में थोड़ी कम मिलती है। फॉरेक्स में मार्केट एक जंप करती है, एक टॉप लगाती है और फ़ौरन ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, या बॉटम ड्रॉप होती है, बॉटम करती है और फ़ौरन फिर जंप हो जाती है। हमें वो प्रॉपर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज नज़र नहीं आते फॉरेक्स के अंदर, जबकि स्टॉक मार्केट्स के अंदर या कमोडिटीज़ के अंदर समहाउ हमें एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के फेज नज़र आ रहे होते हैं। तो VSA का जो कंसेप्ट है फॉरेक्स और दूसरी स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो रिचर्ड वाइकॉफ ने जो स्टडी की थी ना, ये स्टॉक मार्केट को सामने रख के की थी,
स्टॉक प्राइमरली इसने स्टॉक मार्केट्स को सामने रख के उसके ऊपर इसने अपना वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। रिचर्ड डी वाइकॉफ ही इसका फाउंडर था, ठीक है। हर कोई कहता है टॉम विलियम, लेकिन नहीं, रिचर्ड डी वाइकॉफ इसका फाउंडर था। टॉम विलियम ने उसी का कंसेप्ट उठा के उसके अंदर कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऐड करके सिस्टमाइज करके वीएसए खड़ा कर दी है, जो कि हम लोग हर टाइम वीएसए कहते रहते हैं, ठीक है। तो वीएसए फॉरेक्स के लिए डिफरेंट है, स्टॉक मार्केट्स के लिए डिफरेंट है। स्टॉक मार्केट्स में क्या होता है कि जब ब्रेकआउट होते हैं, जब मार्केट एक रेंज के बाद ब्रेकआउट करती है तो उसके अंदर एक वॉल्यूम चाहिए होता है ताकि वो ब्रेकआउट पे एक पावर आए और मार्केट अपसाइड की तरफ जाए। और मार्केट जब ऊपर जाती है और वॉल्यूम बढ़ता है उसको बुलिश वॉल्यूम कहते हैं। ये एक बिहेवियर स्टॉक मार्केट्स में रहता है, हेल्थी वॉल्यूम। लेकिन फॉरेक्स में अगर कोई ब्रेकआउट हो जाए और हाई वॉल्यूम आ जाए तो हम उसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड की तरफ लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फॉरेक्स का वीएसए को अगर आप फॉरेक्स में यूज कर रहे हैं स्टॉक, तो एक जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस उसमें है, ठीक है। थोड़ा सा जो वीएसए फॉरेक्स में थोड़ा सा टफ है, स्टॉक मार्केट्स में थोड़ा सा इजी है। अच्छा, मार्केट प्रोफेशनल्स जिसे हम कहेंगे कि कोई भी हो सकता है, जैसे ग्रुप ऑफ सिंडिकेट ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं और वो उसके पास मार्केट की समझ भी बहुत अच्छी है और उसके बाद प्रॉपर पूरी टीम है, रिसर्च वर्क है, तो वो एक मार्केट प्रोफेशनल कहलाता है। बिग प्लेयर्स, मार्केट मेकर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सब को इकट्ठा करें तो स्मार्ट मनी है। ये जो सब है ना, बिग प्लेयर्स, मार्केट मेकर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या मार्केट प्रोफेशनल, ये डिफरेंट नाम आते हैं, सबको अगर आप इकट्ठा कर लें तो इसको हम कहेंगे स्मार्ट मनी। वैसे मार्केट के अंदर डिफरेंट प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, प्राइम ब्रोकर्स हैं, रिटेल ब्रोकर्स हैं, प्रॉपर्टी ट्रेडिंग फर्म्स हैं, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज फिक्सिंग है, कमर्शियल कंपनीज हैं, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स हैं, ठीक है। लेकिन रिटेल ट्रेडिंग को हटा के, नॉर्मल ट्रेडर्स को हटा के, जो बिग प्लेयर्स हैं, बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, जो बिग, जिनका एक सब्सटेंशियल जो कैपिटल होता है और उनके पास एक हाई इंफॉर्मेशन उनके पास बेस्ट होती है, ठीक है, वो उनको पता होता है मार्केट की क्या कंडीशन है, उसमें हम किस तरह प्ले आउट कर सकते हैं, मूव्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और तो वो जो है ना, वो कलेक्टिवली उस तमाम प्लेयर्स की जो अमाउंट है या एक बिहेवियर है, उसको स्मार्ट मनी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट मनी है। दूसरी साइड पे नॉट सो कॉल्ड स्मार्ट मनी है, जो कि हम लोग हैं, रिटेल ट्रेडर्स या हर्ड, ठीक हो गया। तो हम एक नॉट सो कॉल्ड स्मार्ट मनी है। इसके अलावा पेंशन फंड वाले या डिफरेंट फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड वाले जो बड़े बड़े फंड चलाते हैं, वो भी समहाउ लॉस कर रहे होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो वो भी समहाउ इस चीज़ का विक्टिम, इन बिग प्लेयर्स का विक्टिम बन जाते हैं स्मार्ट मनी के। वो उनको हम लाजमी नहीं कहेंगे कि वो स्मार्ट मनी है, हालांकि उनके पास कैपिटल अच्छा है, लेकिन वो भी समहाउ लॉस कर जाते हैं मार्केट के अंदर। बिग प्लेयर्स के आगे वो भी बात उसका लॉस कर जाते हैं। अच्छा, मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो 3 फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। या तो वो हेजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, हेजिंग कर रहे होते हैं। हेजिंग में कमर्शियल्स आते हैं, ये ज़्यादातर ये मार्केट की डायरेक्शन को नहीं देख रहे होते, ये अपने बिजनेस को देख रहे होते हैं और उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग इनको बाय या सेल जो करना होता है वो मार्केट में करते हैं और अपना रिस्क मिटिगेट करते हैं अपने बिजनेस का, ठीक है। प्राइस को लॉक करने की को लॉक करना हो या अपने बिजनेस का रिस्क को मिटिगेट करना हो, उसको मैनेज करना हो, उसको कम करना हो, तो वो मार्केट के अंदर एक हैवी अमाउंट में एज ए प्लेयर बाय या सेल करते हैं ताकि वो मार्केट के अंदर अपने बिजनेस का रिस्क को मैनेज कर सकें, ठीक है। और इसको हेजिंग कहते हैं, ठीक है। उनका मार्केट की मेजर डायरेक्शन से इतना लेना देना नहीं होता कि मार्केट शॉर्ट टर्म ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उन्होंने अपने बिजनेस को देखना है। लेकिन चूंकि वो प्रोफेशनल हैं, वो उस फील्ड के मास्टर हैं, वो उस बिजनेस के मास्टर हैं, उनको सब पता है अगले 1-2 साल 3 साल में क्या होना है, तो वो जब हेजिंग कर रहे होते हैं तो वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि उनका जो लॉन्ग टर्म मार्केट पर्सपेक्टिव है वो किसी तरह अलाइन हो जाए उनकी हेजिंग से, ठीक है। तो ये जो हेजिंग वाले होते हैं स्मार्टेस्ट लोग होते हैं, इनके जो व्यूज़ होते हैं, इनकी जो पोजीशंस होती हैं वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में ज़्यादा बैठती हैं, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं तो समहाउ वो जो इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड है, ऑयल है, या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो लॉन्ग टर्म बुलिश है,
ठीक है। शॉर्ट टर्म वो आपको डाउन ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा, लॉन्ग टर्म वो बुलिश होगा। तो ये एक स्मार्टेस्ट होते हैं जिनको अंदर की बात पता होती है, जिनके पास बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, जो उस बिजनेस को अच्छी तरह समझते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड हो रहा है उसको अच्छी तरह समझते हैं। तो वो अपना रिस्क भी मैनेज कर रहे होते हैं, एडिशनली वो अपनी पोजीशन इस तरह रखते हैं कि वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ बैठे रहें। स्पेकुलेटर्स स्पेकुलेशन करते हैं, स्पेकुलेशन दूसरा एक बिग प्लेयर है, बिग प्लेयर का स्टैंस होता है स्पेकुलेशन पे आता है, वो स्पेकुलेटर है जो नॉन कमर्शियल होता है। ये प्योरली हेज फंड है या म्यूचुअल फंड है या बड़े प्लेयर्स हैं जो कि प्राइस जो कि मार्केट में आते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, इनका हेजिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये प्राइस का, ये मार्केट के अंदर सिर्फ आते ही प्राइस के डिफरेंस को खाने के लिए है कि लो पे बाय करो, हाई पे सेल करो, प्रॉफिट कमाओ। रिटेल के ट्रेडर्स के अगेंस्ट यही ज़्यादातर स्पेकुलेटर्स ही होते हैं आपके, ठीक है। इनको नॉन कमर्शियल्स कहते हैं, बेसिकली हेज फंड्स वाले या बड़े बड़े बैंक्स या जो, ठीक है। उसके अलावा आर्बिट्रेज वाले, ये थर्ड कैटेगरी है। ये होता है कि ये वो ट्रेडर होते हैं जो मोस्टली इनमें मार्केट मेकर भी इन्वॉल्व होता है। ये वो ट्रेडर होते हैं जो कि प्राइस की इनएफिशिएंसी को देख के उसको यूटिलाइज करते हैं। बस बात की कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक एक्सचेंज में एक रेट चल रहा होता है, दूसरी एक्सचेंज में दूसरा रेट चल रहा होता है, डिफरेंस होता है। तो वो जो डिफरेंस होता है ना, उसको ये पकड़ने आते हैं, ठीक है। तो उसको आर्बिट्रेज कहते हैं। और ये स्प्रेड और ये जो प्राइस डिफरेंस आता है, इसको इस प्राइस इनएफिशिएंसी को कैच आउट करने के लिए ये प्लेयर्स जो है ना, इस आर्बिट्रेज का यूज़ करके इस अप्रोच को पकड़ते हैं और इसमें से पैसा कमाते हैं। छोटे छोटे जो डिफरेंस आता है प्राइस, उसके अंदर ये पैसा कमाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और है कि ये डार्क पूल, ठीक है, डार्क पूल। अच्छा, ये जो है ना, ये प्राइवेट एक्सचेंज मार्केट्स होती हैं, ठीक है, जिधर बड़े फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और मल्टी मिलियनर इन्वेस्टर्स जो है ना, वो अपनी मैसिव ट्रेडिंग ऑर्डर्स लगाते हैं, ठीक है। ये जो डार्क पूल में जो ट्रेड्स हो रही होती हैं, इसको ब्लॉक ट्रेड्स कहते हैं। अच्छा, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, अगर उन्होंने लोगों से छुपना हो, आम मार्केट में लोगों से छुपना हो, क्योंकि ये जब आम मार्केट जिधर लोग ट्रेड कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, उधर अगर ये ट्रेड करते हैं तो एक तो ये जब मैसिव बाय ऑर्डर लगाते हैं तो प्राइस ही बढ़ जाती है, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, उसकी वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, वॉल्यूम के अंदर ये रिकॉर्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर मैसिव होता है तो वॉल्यूम स्पाइक कर जाता है और वॉल्यूम से ये पकड़े जाते हैं कि ये मार्केट में एंट्री ले रहे हैं बड़े प्लेयर्स। और तीसरा, इनको फाइनेंशियल जो कॉस्ट है ना, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ती है, स्प्रेड ज़्यादा पड़ता है। तो ये जो, और इसके बाद ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों से बचने के लिए ये क्या करते हैं कि ये अपना जो मार्केट के अंदर एंट्री है ना, वो डालते हैं डार्क पूल के अंदर, ठीक है। तो डार्क पूल एक ऐसी प्राइवेट एक्सचेंज मार्केट है जिसके अंदर लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मल्टी मिलियनियर इन्वेस्टर्स मैसिव ट्रेडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक हो गया। और ये जो डार्क पूल में ट्रेडिंग हो रही होती है, इसका ना आपको वॉल्यूम का पता चल सकता है, ना इसके रेट का पता चल सकता है, ठीक है। तो ये आम लोगों के एक्सेस में नहीं है, ठीक है। तो अगर बड़ा प्लेयर जो है, अगर उसने कोई किसी यूएस की इक्विटी मार्केट में, तो इवन बाज़ का 30% ऑफ द वॉल्यूम डार्क पूल में ट्रेड हो रहा होता है, ठीक है। और ये कोई कंसेप्ट बहुत नया नहीं है, 1979 1980 से ये एक एस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट था, तो कि थोड़ा मैच्योर हुआ और थोड़ी रेगुलेटेड भी है SEC से, ठीक है। सो ये कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन बड़े प्लेयर्स ने जब ये देखना हो कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं पैनिक कर गए हैं या बहुत ज़्यादा ग्रीड एलिमेंट में आ गए हैं, वो नेगेटिव साइड की तरफ अपनी ओपिनियन को लेके जा रहे हैं, मार्केट की रॉन्ग साइड को पे अपनी ओपिनियन को लेके जा रहे हैं, तब जो प्लेयर होता है, बड़ा प्लेयर होता है, वो नॉर्मल मार्केट्स के अंदर आता है, जैसे हम लोग जिसमें ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब डार्क पूल है ना, डार्क पूल, उसमें सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो सेल करता है वो भी, जो बाय करता है वो भी, अपने अपने ऑर्डर वो दे देते हैं डार्क पूल ऑपरेटर को, और उसका रेट भी नहीं आ रहा होता। डार्क पूल में उनको रेट का भी नहीं पता चल रहा होता, ना वॉल्यूम का पता चल रहा होता है, ना ही बिड आस्क रेट वो ऑक्शन आ रहा होता है। वो डार्क पूल ऑपरेटर को अपना ऑर्डर पकड़ा देते हैं, बिड या आस्क जो सेल करना है या बाय करना है उसका रेट भी बता देते हैं, हर बंदा अपना अलग रेट बताता है। फिर जो डार्क पूल ऑपरेटर होता है वो देखता है कि बायर और सेलर में जो रेट है वो जिसका मैच हो रहा है उसको वो डील करवा देता है।
सो ये है। और ये बड़े बड़े जो बैंक्स हैं उनके अपने अपने डार्क पूल, ठीक है, डार्क पूल सेटअप्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं उनके अपने अपने, जेपी मॉर्गन है या दूसरे डच है या, ठीक है, ठीक है, इनके अपने डार्क पूल प्राइवेट एक्सचेंज मार्केट्स हैं, ठीक है, जहां वो क्या नाम है इस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं बैक टू द नॉर्मल बीएसए। जब ये बड़ा प्लेयर मार्केट में एक्टिविटी लेता है, जब ये देखता है कि जो रिटेल ट्रेडर है वो रॉन्ग साइड पे बैठ रहा है और उसे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो वो मार्केट में स्टेप इन करता है, जो नॉर्मल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। और जब वो स्टेप इन करता है तो उसको पकड़ने के लिए हमारे पास एक ही हल है, वॉल्यूम। हम वॉल्यूम को रीड करते हैं। वॉल्यूम इज मेजर इंडिकेटर ऑफ स्मार्ट मनी। तो वॉल्यूम आपका एक तो लीडिंग इंडिकेटर है, सबसे लीडिंग जो चीज़ है वो प्राइस होती है, वॉल्यूम से पहले प्राइस होती है सब कुछ। अगर आपने कोई एक चीज़ देखनी है तो प्राइस इज द अल्टीमेट मतलब पॉइंट है, जो कि आप देख, प्राइस के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो वॉल्यूम होता है। सो वॉल्यूम स्पाइक कर जाता है। जब भी आप देखो कि प्लेयर जब एक्टिविटी करता है तो वॉल्यूम स्पाइक कर जाता है, तो उस वॉल्यूम से आप स्मार्ट मनी के बिहेवियर को पकड़ सकते हो। अब वॉल्यूम दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल वॉल्यूम, एक होता है टिक वॉल्यूम। अब जब स्टॉक मार्केट्स में मैं भी ट्रेड कर रहा हूं, वहां नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे, कितने ट्रेड हुए एक पर्टिकुलर सेशन में या पूरे दिन में, उसको रियल वॉल्यूम कहते हैं। तो वो रियल वॉल्यूम हमारे सामने आ रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो फॉरेक्स है उधर आपको रियल वॉल्यूम नहीं मिलता, ठीक है, उधर आपको रियल वॉल्यूम नहीं मिलता। इवन के बहुत से मेंबर ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड एक्सचेंजेस जो दुनिया में हैं वो भी रियल वॉल्यूम नहीं देती, इसको काफ़ी देर तक छुपा के रखती हैं, 2-4 एक दिन 2 दिन 3 दिन उसको छुपा के रखती हैं, डिले करती हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये रियल वॉल्यूम होता है। सो फॉरेक्स में आपको बिल्कुल ऑन स्पॉट टिक वॉल्यूम मिल रहा होता है, ठीक है। अब टिक वॉल्यूम ये है कि प्राइस एक मतलब 1H का टाइम फ्रेम है या 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर प्राइस कितनी बार चेंज हुई, कितने टिक्स लगे, उसको हम जमा कर लें और उसका नंबर बना लें तो वो टिक वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। कि प्राइस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, अगर वो डेली का चार्ट है तो डेली चार्ट के अंदर, या 1H का चार्ट है तो 1H की कैंडल के अंदर कितनी बार प्राइस ने फ्लक्चुएट किया, कितनी बार टिक्स लगी, मिनिमम मूवमेंट हुई, उसको टिक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब देखा गया है कि जो टिक वॉल्यूम है ना, रियल वॉल्यूम को टिक वॉल्यूम के साथ मैच कराया गया, तो देखा गया है कि जो रियल वॉल्यूम है ना, टिक वॉल्यूम भी वैसा ही बिहेवियर शो करता है। क्योंकि जब रियल वॉल्यूम मार्केट में रियल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जब ऑर्डर लग रहे होते हैं ना, तो उससे हर ऑर्डर से प्राइस चेंज होती है, हर ऑर्डर से प्राइस चेंज होती है। सो जब ज़्यादा ऑर्डर लग रहे हैं, ज़्यादा बार प्राइस चेंज हो रही है, तो ये आपको रियल वॉल्यूम तो नहीं मिल रहा, लेकिन टिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली टिक वॉल्यूम रियल वॉल्यूम की प्रॉक्सी होती है, ठीक है। पता नहीं मैं जिस तरह समझा पा रहा हूँ, बड़े आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ कि जो रियल वॉल्यूम का बिहेवियर है वो समहाउ हम टिक वॉल्यूम पे उसको पकड़ सकते हैं। क्योंकि रियल वॉल्यूम पे भी देखें, रियल वॉल्यूम पे जैसी वॉल्यूम लग रहा है, प्राइस बड़े बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर लगते हैं तो प्राइस फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब प्राइस चेंज होती है ना, तो उस एक्टिविटी को फिर हम टिक वॉल्यूम के ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं कि टिक वॉल्यूम उसका एक स्पाइक कर जाता है। अच्छा, वॉल्यूम जब आप रीड करेंगे वीएसए के अंदर, तो वो किसी एक वॉल्यूम की रीडिंग नहीं होती कि ये एक वॉल्यूम बड़ा है या छोटा है, इस तरह नहीं होता। आइसोलेशन में हम इसको नहीं देख सकते। तो वॉल्यूम को जब देखना होता है तो उसको कंपेरेटिवली देखना होता है कि प्रीवियस, इस सेशन की प्रीवियस कैंडल्स या प्रीवियस 1-2 दिन के अंदर अगर जो कैंडल्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम लो है, एवरेज है, हाई है या अल्ट्रा हाई है। ये 4 वॉल्यूम के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, या वॉल्यूम लो होता है, या एवरेज होता है, या हाई होता है, या अल्ट्रा हाई होता है, या अल्ट्रा लो होता है, ठीक है। और इसको हम प्रेजेंट सेशन में देखते हैं कि प्रेजेंट सेशन में अभी यूएस सेशन ओपन हुआ है, तो इसका वॉल्यूम अब प्रीवियस कुछ कैंडल से बड़ा है, छोटा है, अल्ट्रा है या लो है। या हम प्रीवियस डे के उसी सेशन को देखते हैं, सो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। याद रहे कि जो एशियन सेशन होता है उसका वॉल्यूम कम होता है, यूके सेशन का वॉल्यूम उससे थोड़ा सा डबल होता है,
यूएस सेशन का वॉल्यूम उससे भी डबल होता है। सो ये नहीं कि अगर आप यूके सेशन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको तो यूएस सेशन के सारे वॉल्यूम अल्ट्रा हाई मिलेंगे। आपने कोशिश करनी है कि वॉल्यूम को उसी सेशन के अंदर कंपेयर करवाना है प्रीवियस कुछ कैंडल्स के ऊपर, तब आपको उस वॉल्यूम की एक्चुअल कैटेगरी का पता चलेगा कि वो हाई है, अल्ट्रा हाई है, लो है या क्या है। ठीक है, अब आगे कॉन्सेप्ट आता है बुलिश वॉल्यूम और बीरिश वॉल्यूम। मार्केट अगर ऊपर जा रही है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब कैंडल्स ऊपर जा रही है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हाई होता जा रहा है, इसको कहते हैं बुलिश वॉल्यूम। और वॉल्यूम जब मार्केट जब नीचे जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो इसको बुलिश वॉल्यूम कहते हैं। बीरिश वॉल्यूम ये है कि मार्केट नीचे जा रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और मार्केट ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो ये कहना बोलिए तो उसमें इसको बीरिश वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो ये बुलिश वॉल्यूम और बीरिश वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है जो कि ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स में होता है। फॉरेक्स में थोड़ा ये कम ही होता है, फॉरेक्स में ये चीज़ कम ही नज़र आती है। वीएसए में हम करते क्या हैं, वीएसए में हम वॉल्यूम, प्राइस, कैंडल का साइज, वॉल्यूम और कैंडल की क्लोजिंग, तीन चीज़ों को देख के इम्बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को पकड़ते हैं कि मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस किधर आ रहा है। ठीक है, बाय लुकिंग वॉल्यूम, कैंडल का साइज और कैंडल की क्लोजिंग। स्प्रेड को कैंडल का साइज कह लें, प्राइस को क्लोजिंग कह लें। ठीक है, सो इन तीनों चीज़ों को देख के हम उसके इम्बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को देखते हैं, और ये बेस करता है 3 यूनिवर्सल लॉज पे। पहला लॉ ये है कि लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जितनी एग्रेसिव सेलर्स होंगे मार्केट नीचे जाएगी, डिमांड से ज़्यादा, मतलब बायर से ज़्यादा अगर एग्रेसिव सेलर्स होंगे तो मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि सप्लाई ओवरकमिंग डिमांड। और अगर बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं सेलर्स के मुकाबले में तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, कोई डिमांड ओवर रूल कर रही है सप्लाई पे। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है। फिर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, कि मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम अगर मार्केट में बड़ा आ रहा है, वॉल्यूम किसी कैंडल पे बड़ा आ रहा है और कैंडल का साइज ही छोटा है, तो ये एनामोली है, तो इसका फिर जो व्यू होगा वो नेगेटिव साइड पे होगा। तो हम लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को ऐसे देखते हैं कि जितना वॉल्यूम उस हिसाब से कैंडल का साइज, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो एफर्ट ज़्यादा है, और कैंडल का साइज छोटा हो गया तो ये एनामोली है, ये रिवर्सल की निशानी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ज़्यादा है तो कैंडल का साइज भी ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम अगर और ज़्यादा है तो कैंडल का साइज और बड़ा होना चाहिए। ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के बिल्कुल अलाइन चल रहा है मामला। ठीक है, हार्मोनी चल रहा है। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम ज़्यादा है, प्राइस कैंडल का साइज छोटा है, बुलिश कैंडल का साइज छोटा है और वॉल्यूम ज़्यादा है, और आगे कैंडल और छोटी बनती है, वॉल्यूम और हाई आता है, तो ये एक एनामोली है। ये फिर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में इसको रिवर्सल की तरफ देखा जाता है। फिर लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मार्केट में प्राइस रेंज करती है, एक जितना ज़्यादा रेंज करती है उतना ज़्यादा प्राइस फिर थ्रो देती है ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर, या उतना ज़्यादा मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करती है। तो मैंने आपको, तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो रेंजेस होती हैं उसके अंदर प्राइस में एक कॉज आता है, और जिसके बाद मार्क अप और मार्क डाउन एक इफेक्ट की फॉर्म में आपके सामने खड़ा होता है। ये 3 बेसिक लॉज हैं जिस पे सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस हम पकड़ते हैं। एक फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये भी कुछ आपको इन्फ्लुएंस देता है कि आप किसी चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा सोचें ना, आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं या कोई व्यू बना रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ ज़्यादा सोचें या आपका बिलीव बहुत ज़्यादा हो, तो समहाउ वो चीज़ होना ही शुरू हो जाती है। ठीक है, समहाउ चीज़ें अलाइन हो के चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो पॉजिटिविटी आपके अंदर बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, कि आपकी जो नॉलेज है वो वर्क करेगा, आप इसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेके चलो, अल्टीमेटली चीज़ें आपको वैसी दिखना शुरू हो जाती हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है मार्केट के हवाले से, और भी इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। आगे बी वेयर ऑफ न्यूज़ पे आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। स्मार्ट जो मनी है ना, जो स्मार्ट मनी, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री लेते हैं या न्यूज़ पे, या ब्रेकआउट पे, या सेशन ओपनिंग पे। ठीक है, बिग प्लेयर्स मार्केट में या न्यूज़ पे एंट्री लेते हैं, कोई न्यूज़ आ जाए, या किसी मैसिव ब्रेकआउट पे। मार्केट में आपने देखा कि एक नया ब्रेकआउट लगा, मार्केट ने नया हाई लगा दिया, ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट ने नया लो लगा दिया, अल्टीमेट लो। ठीक है,
उधर प्लेयर एंट्री लेता है, या फिर आपका न्यूज़ के टाइम एंट्री लेता है, कोई आर्टिकल आ गया, कोई न्यूज़ आ गई, सडन दुनिया में कुछ हो गया, ठीक है, सडन न्यूज़ आ गई, या इकोनॉमिक इवेंट के ऊपर, ठीक है, FOMC NFP या इकोनॉमिक इवेंट्स के ऊपर वो भी न्यूज़ होती हैं उसके ऊपर। तो जितने भी जो वॉल्यूम का जो स्पाइक्स आते हैं ना, जो वॉल्यूम के अंदर जितने भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बनते हैं, ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है ना, यही बेसिकली इंडिकेटर है स्मार्ट मनी का। और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या तो सेशन ओपनिंग पे आता है, या न्यूज़ में आता है, या इकोनॉमिक इवेंट्स में आता है। जो इकोनॉमिक इवेंट्स आ रहे होते हैं, कैलेंडर आप देख लिया करें, ठीक है। या मैसिव जो लेवल होते हैं जब ब्रीच करते हैं, एक साइकोलॉजिकल बैरियर्स रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रीच करती है और एक हाई ग्राउंड लगता है, ठीक है, फ्रेश ग्राउंड लगता है, या हाई फ्रेश ग्राउंड लगता है, या हाई फ्रेश लो लगती है, वहाँ प्लेयर्स की एंट्री आती है। जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पे देखते हैं आर्टिकल्स, अगर आप देखते हैं तो आप मिस इन्फॉर्म्ड हैं, और अगर आप नहीं देखते तो आप अनइन्फॉर्म्ड हैं। क्योंकि ये जो आर्टिकल्स आ रहे होते हैं ना डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर, इन आर्टिकल्स को आप जज करें ना कि जी गोल्ड इधर जाएगा, ऑयल आपका 200 बैरल पे जा रहा है, अगर आप उन आर्टिकल्स को निकाल लें सबको और मार्केट पे उसको देखें कि आगे क्या हुआ, मार्केट ने बिल्कुल ऑपोजिट किया होगा। जब ऑयल का रेट होगा 105 पे, 102 पे डॉलर पर बैरल पे, और वहां से एक आर्टिकल आएगा कि ये 150 जा रहा है, तो ऑयल आपको 60 पे नजर आएगा। सो प्राइस में ये एक्चुअली डिफरेंट हो रहा होता है। सो बेहतर आप न्यूज़ के चक्करों में ना पड़े, मिस इन्फॉर्म्ड आपको नहीं होना, अनइन्फॉर्म्ड बेहतर है मिस इन्फॉर्म से। कोई चीज़ आपको नहीं पता वो 100 दर्जे बेहतर है बजाय गलत चीज़ आपको पता हो। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे फैलाई जाती है, ये जस्ट आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को एक सेंटीमेंट दिलाने के लिए करवाई जाती है, ताकि वो एक सेंटीमेंट में आए, बुलिश सेंटीमेंट में आए या बियरिश सेंटीमेंट में आए। फिर जो प्लेयर है उसके अगेंस्ट प्ले आउट करता है, वो फिर एक्यूमुलेशन करता है या डिस्ट्रीब्यूशन करता है, या ठीक है वो इसको लेके चलता है। अब इन्हीं न्यूज़ की वजह से क्राउड बिहेवियर ऐसा है कि जब न्यूज़ गुड आ जाए, अच्छी न्यूज़ आ जाए, तो लोग बाइंग की तरफ भागते हैं, जी अच्छी न्यूज़ आई है जी, बाय 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 बाय। और अगर न्यूज़ वीक हो जाए, न्यूज़ अगर नेगेटिव आई है, तो लोग सेल पैनिक कर जाते हैं। और जब मार्केट गुड न्यूज़ की वजह से ऊपर सडनली स्पाइक करती है, तो लोग सिर्फ प्राइस को देख के ही ना ग्रीड एलिमेंट में आ जाते हैं और वो बाइंग वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। और अगर नेगेटिव न्यूज़ आए और नीचे मार्केट गिरे, तो लोग पैनिक करके सेलिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है, पैनिक कर जाते हैं जल्दी। अच्छा, दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक स्ट्रांग होल्डर्स होते हैं, एक वीक होल्डर्स होते हैं। स्ट्रांग होल्डर्स वो होते हैं जो पैनिक नहीं करते, न्यूज़ वगैरह देख के कुछ भी हो जाए वो पैनिक नहीं करते, उनके स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, उनका विजन बड़ा होता है, वो थोड़े लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, वो ये शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे मार्केट्स में शेक नहीं होते। जो वीक होल्डर्स होते हैं ना, रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली जो वीक होल्डर्स होते हैं, वो न्यूज़ के ऊपर जो बड़ी बड़ी स्पाइक्स लगती हैं ऊपर नीचे, इसमें अपना स्टॉप लॉस उड़वा चुके होते हैं, ठीक है, और वो भी पैनिक हो जाते हैं या ग्रीड एलिमेंट में आ जाते हैं। अगर मार्केट सडनली जंप कर रही है तो वो अपने सेल काट देंगे, और अगर मार्केट यकदम ड्रॉप तेजी से हुई है तो वो अपने बाय काट देंगे और सेल कर देंगे, ठीक है, बाय भी काट देंगे, सेल भी कर देंगे, ठीक है। तो ये क्राउड बिहेवियर है और ये वीक होल्डर्स की निशानी होती है। स्ट्रॉन्ग होल्डर्स तगड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्डर्स में आम लोग भी आ सकते हैं जो लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। अब इसकी बेस पे मैं ये कह सकता हूं कि वीकनेस अपीयर्स ऑन बुलिश कैंडल। देखें, कोई न्यूज़ अच्छी आई है तो कौन सी कैंडल बनेगी? बुलिश कैंडल। 70% चांस है कि गुड न्यूज़ पे एक बुलिश कैंडल बनेगी और उस पर फिर हाई वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो ये जो वीकनेस है ना, वो उसी बुलिश कैंडल पे आती है, ठीक है। जो बुलिश कैंडल बनती है उस पर वीकनेस आती है। क्यों? जब भी अच्छी न्यूज़ आती है तो जो क्राउड है ना, वो एक हर्ड बिहेवियर के ऊपर सारे बाइंग कर रहे होते हैं। अच्छा, जो प्लेयर है ना, ये ढूंढ रहा होता है वो जगह, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ये ढूंढ रहे होते हैं कि कब आम ट्रेडर, आम इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, आम लोग, वीक होल्डर्स कब सारे बाइंग में लगे हुए हैं। जब वो देखता है कि सारे बाइंग में लगे हुए हैं तो वो सेलिंग शुरू कर देता है। तो कैंडल तो बाय की बन रही होती है, प्लेयर उस बाय की कैंडल में सेल करता है, क्योंकि वो जो कैंडल है वो पब्लिक ड्रिवन है।
ठीक है, क्योंकि न्यूज़ अच्छी आई है। देखिए न्यूज़ अच्छी आई, न्यूज़ अच्छी आने के बाद पब्लिक ने उसको देखा, पब्लिक सारी बाइंग में शुरू हो गई। जब पब्लिक सारी बाइंग में शुरू हो गई तो कैंडल बन गई बुलिश। कैंडल जब बुलिश बनती है तो प्लेयर को जब लगता है कि अभी मार्केट तो पॉजिटिव, न्यूज़ तो पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट की जो आगे का जो व्यू है वो हमें नेगेटिव नजर आ रहा है। प्लेयर हर जगह एंट्री नहीं लेता, प्लेयर वहीं एंट्री लेता है जहां उसको समझ होती है कि वो ये गेम कर सकता है। ठीक है, उसको उसके पास पूरी टीम होती है, वर्किंग होती है, उसके बाद बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, उसको सारा पता होता है कि मार्केट अल्टीमेटली कहाँ जाएगी। ये जो न्यूज़ अभी आई है, अच्छी है बुरी है, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। मार्केट ने मेजरली ये जो, अगर इफ अच्छी न्यूज़ आई है तो मार्केट ने मेजरली डाउन ही जाना है, ये अच्छी न्यूज़ जल्द ही न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सो वो करते क्या है कि जैसे कोई अच्छी न्यूज़ आती है और जो आम लोग हैं वो उस अच्छी न्यूज़ पे बाय करते हैं तो बुलिश कैंडल बनती है। उस बुलिश कैंडल के ऊपर जो प्लेयर है ना वो सेलिंग शुरू कर देता है। तो प्लेयर सेल कर रहा होता है, आम लोग सारे जो रिटेल क्राउड है, जो वीक होल्डर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर है, वो बाय 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 बाय। प्लेयर उनके अगेंस्ट सेल 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 सेल, अच्छे रेट पे, महंगे रेट पे वो सेल सेल सेल। अल्टीमेटली प्लेयर सप्लाई फेंक रहा है, जो डिमांड है वो डिमांड जो है वो आ रही है वीक होल्डर्स की तरफ से। तो इस तरह मार्केट में हम कह सकते हैं कि वीकनेस अपीयर्स ऑन बुलिश कैंडल, क्योंकि जो प्लेयर है वो सेलिंग करता है, उसको मेजर डायरेक्शन का पता है। तो जैसे ही ये जो क्राउड की बाइंग ख़त्म होती है, वो थक जाते हैं ना, उनकी एक लिमिटेड बाइंग हो सकती है, वो उतनी कब तक बाइंग करेंगे। जब उनकी बाइंग ख़त्म होती है और वो जब स्टॉप करते हैं और ऊपर से जब सेलिंग जो प्लेयर ने की हुई है वो जब करता है तो वो सप्लाई मार्केट को हिट करती है और मार्केट आपकी फिर ड्रॉप होती जाती है। और सेम केस है रिवर्सल में, स्ट्रेंथ अपीयर्स ऑन बियरिश कैंडल। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि मार्केट में जब नेगेटिव न्यूज़ आता है तो हर कोई पैनिक कर जाता है, इवन कुछ लोग सेल कर देते हैं, कुछ अपनी बाय काट देते हैं। तो इस केस में प्लेयर्स देख रहा होता है कि मार्केट का विजन मेरा बुलिश है, मार्केट इतनी वीक नहीं है, ये न्यूज़ आई है इसने कुछ देर ही इंपैक्ट दिलाना है, एक्चुअली मार्केट स्ट्रांग है। तो प्लेयर उन कैंडल्स के ऊपर जो सेल की कैंडल्स बन रही होती हैं उनके ऊपर बाइंग करता है, उनके ऊपर बाइंग करता है और वो समहाउ थोड़ी देर बाद बाइंग करता है, उसके बाद एक्यूमुलेशन होती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो वीकनेस अपीयर ऑन बुलिश कैंडल ये जब आता है तो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, सप्लाई हिट हो रही होती है। और स्ट्रेंथ अपीयर्स ऑन बीरिश कैंडल का मतलब है एक्यूमुलेशन हो रही है, डिमांड आ रही है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन इस तरह होती है कि मेजर जब न्यूज़ आती है बीरिश, जब नेगेटिव न्यूज़ आती है, क्राउड सारा नेगेटिव साइड पे चला जाता है, बेचने पे आ जाता है, उस टाइम प्लेयर एक्यूमुलेट करने पे आ जाता है, स्टॉक को लेने पे आ जाता है, एब्जॉर्ब करने पे आ जाता है, वो सारी सप्लाई उठा लेता है। मार्केट के अंदर सारी सप्लाई उसकी जेब में होती है और उसके बाद सप्लाई होती ही नहीं है, सिर्फ डिमांड ही रह जाती है और डिमांड से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। इसीलिए एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट मार्कअप फेज में जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि प्लेयर के पास जो भी होल्डिंग होती है, जब कोई अच्छी न्यूज़ आती है वो सारी होल्डिंग मार्केट के अंदर सेल की फॉर्म में फेंक देता है, सप्लाई इंट्रोड्यूस करवा देता है। लोग सारे गुड न्यूज़ के नशे में बाइंग कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट फिर मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाती है और उसके बाद थोड़ी सी रेंज करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है और उसके बाद मार्केट मार्क डाउन फेज में आ जाती है। ठीक है, अच्छा ऑक्शन मार्केट। अच्छा, मार्केट मेकर जो होता है ना, मार्केट मेकर वो होता है जो मार्केट के अंदर ये मार्केट के अंदर एक शीट मेंटेन कर रहा होता है ऑक्शन के, बिड और आस्क के रेट और उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसको देख रहा होता है। ठीक है, अब जब मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स जब बाइंग करते हैं ना, बड़े प्लेयर्स जब बाइंग करते हैं तो वो क्या करता है, वो अपनी आस्क के अंदर जो ऑर्डर होते हैं ना, जो सेल ऑर्डर्स होते हैं पेंडिंग, जो लिक्विडिटी उसने रखी होती है, ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, वो रिमूव कर देता है। ठीक है, वो देखता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है और ये जो मार्केट में जो एक्टिविटी हुई है प्रीवियसली, जो मार्केट ड्रॉप हुई है और उसमें हाई वॉल्यूम आया है, जो एक्टिविटी हुई है, प्लेयर आ रहा है, प्लेयर इसमें बाइंग कर रहा है और वो इस चीज़ को देख रहा होता है। मार्केट मेकर वो क्या करता है, वो जो शीट होती है ना उसमें बेसिकली मार्केट तो स्प्रेड खा रहा होता है मार्केट मेकर, लेकिन वो मार्केट में देख भी रहा होता है चल क्या रहा है, उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग भी करता है कंडीशन के हिसाब से। तो इस सिचुएशन में वो क्या करता है कि वो अपने जो ऑफर है ना, ऑफर के जो ऑर्डर्स हैं, जो आस्क में जो उसने ऑर्डर शीट में ऑर्डर रखे होते हैं, वो रिमूव कर देता है, वो हटा देता है। ठीक है, और हटा देता है और उससे कहते हैं एग्जॉशन। ठीक है, इससे एग्जॉशन होती है।
तो अब क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी होती है ना वो सेल की हट जाती है, तो थोड़ी सी बाइंग से ही मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इस तरह जब भी मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग आता है, जब भी मार्केट के अंदर प्लेयर बाइंग करता है डिप के ऊपर, तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक इम्बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट होता है। उसके बाद मार्केट जैसी बुलिश जाती है आपको वॉल्यूम ड्राई होते हुए नजर आते हैं। वो इसी मार्केट मेकर की वजह से होते हैं, कि मार्केट मेकर की ये जो एक्टिविटी है ये उस चीज़ की कंफर्मेशन होती है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आ गया है। इसको आप एग्जॉशन भी कह सकते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद इनिशिएटिव आता है, जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं ना वो इस चीज़ को पकड़ लेते हैं और वो फिर अग्रेसिव बाइंग करते हैं और इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं कि जी ऊपर सेल ऑर्डर ही नहीं पड़े हुए, तो वो फिर बाय ऑर्डर लगा के प्राइस को भगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अपने एग्रेसिव ऑर्डर से। और जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उसको पैसिव ऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मार्केट ने नीचे लाना होता है तो वो बाय ऑर्डर्स जो है ना, बाय ऑर्डर्स को हटा देता है, बिड को हटा देता है। मार्केट मेकर को जब लगता है कि मार्केट नीचे आनी है तो वो अपनी बिड को हटा देता है, और बिड को हटा के जब हटाता है तो वो बाय की लिक्विडिटी हट जाती है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में मार्केट को नीचे लाना बड़ा आसान होता है, तो कोई भी एग्रेसिव जो ऑर्डर है, सेल ऑर्डर है, वो इजीली मार्केट को नीचे पेनिट्रेट कर लेता है और लो वॉल्यूम पे मार्केट आपको गिरती हुई नजर आ जाती है। तो इसीलिए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अंदर जब भी आपके सिग्नल बनते हैं उसके बाद आप इस बिहेवियर को देखते हैं, एग्जॉशन को या लैक ऑफ इंटरेस्ट को। ये नियर टर्म उसके साथ आपको लग रहा होता है, नजर आ रहा होता है। इससे आपकी थोड़ी सी कंफर्मेशन बन जाती है, और इस कंफर्मेशन के बाद जैसे मार्केट एक पुश पकड़ती है फिर वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है, फिर आपको बुलिश वॉल्यूम और बीरिश वॉल्यूम का बिहेवियर आना शुरू हो जाता है। अगर बाय में मार्केट जानी है तो बुलिश वॉल्यूम का बिहेवियर आता है, सेल में मार्केट जानी है तो बीरिश वॉल्यूम का बिहेवियर नजर आता है। अब जब हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे काम कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ चार्ट को अपना अल्टीमेट फील्ड समझते हैं, कोई न्यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं देखना। सब कुछ दुनिया में जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर आ रहा है, वॉल्यूम के ऊपर आ रहा है, और वो आपने चार्ट से रीड करना है। और चार्ट कभी झूठ नहीं बोलते। ये न्यूज़ वगैरह आपको मिस इन्फॉर्म कर सकती हैं, चार्ट आपको मिस इन्फॉर्म नहीं करेगा अगर आप उसको रीड प्रॉपरली कर लो तो, ठीक है। बाकी VSA में साइन ऑफ स्ट्रेंथ के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उन कुछ पैटर्न होते हैं जिनका नाम दिया गया है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में मैं कहता हूँ जो सबसे बड़ा जो पैटर्न जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ का जो एक पैटर्न है वो है बैग होल्डिंग। फिर उसका है जी बॉटम रिवर्सल, 2 बार रिवर्सल, बॉटम रिवर्सल। उसके बाद है सेलिंग क्लाइमेक्स। उसके बाद है नो सप्लाई टेस्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट शेक आउट, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। फिर साइन ऑफ वीकनेस के कुछ नाम दिए गए हैं, मैं नामों में नहीं जाता। तो साइन ऑफ वीकनेस में कुछ अप थ्रस्ट है, नो डिमांड है, बाइंग क्लाइमेक्स है, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट है, टॉप रिवर्सल है, 2 बार रिवर्सल है, सप्लाई कमिंग इन है। तो ये चीज़ें VSA साइन ऑफ वीकनेस में आती हैं। इनके स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं, जो कि मैं इंट्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस दे रहा हूँ तो मैं हर चीज़ को इधर डिस्कस नहीं कर सकता, मैंने ओवरऑल इंट्रोडक्शन देना है। लास्ट में टेप रीडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देखें हर कोई VSA पे लगा हुआ है और साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस के पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेप रीडिंग। टेप रीडिंग आपको आनी चाहिए, और ये तब करनी पड़ती है जब मार्केट के अंदर प्लेयर एक्टिव हुआ है, और प्लेयर तब एक्टिव होता है जब मार्केट के अंदर हाई वॉल्यूम आता है। तो जैसे ही मार्केट के अंदर हाई वॉल्यूम आता है, वो स्ट्रेंथ हो या वीकनेस हो बैकग्राउंड पे, ठीक है, मार्केट के अंदर आप उसके बाद टेप रीडिंग करते हो, उस प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करते हो, उससे आपको क्ल्यू मिलता है कि आपने मार्केट में सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है। ठीक हो गया, ये चीज़ है। और प्लेयर किसी एक रेट पे बाय सेल नहीं करता, बाज कॉल प्लेयर नीचे के मूव में बाय करता ही जाता है। मार्केट नीचे जाई जा रही है, प्लेयर उसको बाय करता ही जा रहा है, करता ही, और एक टाइम के बाद मार्केट रिवर्स होती है। बाज कॉल मार्केट बुलिश है तो प्लेयर सेल करता ही जा रहा है, मार्केट थोड़ा टाइम लेने के बाद ही रिवर्स होती है। ये ऐसे ही आप गाड़ी चला रहे हो, जब ब्रेक लगाओ तो फौरन ब्रेक नहीं लगती, थोड़ा टाइम लेती है। तो समहाउ फौरन आपको कुछ सिचुएशन में फौरन आपको रिवर्सल नजर आता है, कुछ सिचुएशन में थोड़ा टाइम लगता है, मार्केट थोड़ा रेंज करती है फिर रिवर्स लेती है। स्टॉक मार्केट्स में मार्केट थोड़ा टाइम लेती है, कंसोलिडेट होती है फिर रिवर्स लेती है। फॉरेक्स में थोड़े से जल्दी आपको रिवर्सल्स मिल जाते हैं, ठीक है।
तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का इंट्रोडक्शन यही है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम वॉल्यूम को स्टडी करते हैं प्राइस की रिलेशन कैंडल के साइज के साथ और कैंडल की क्लोजिंग के साथ। अगर का कैंडल की क्लोजिंग हाई पे है, बुलिश कैंडल है और कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल हाई पे है, विक है ही नहीं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कहलाती है। अगर कैंडल की क्लोजिंग मिड पे है तो वो वीक क्लोजिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज देखिए, मिड पे है या लो पे है तो वो वीक क्लोजिंग कहलाती है। इसी तरह सेल की कैंडल में अगर कैंडल की क्लोजिंग लो पे है तो वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कहलाती है, कैंडल की क्लोजिंग मिड पे है तो वो वीक क्लोजिंग कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज को देख रहे होते हैं और इसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। अब थोड़ा सा बाकी मार्केट में मेजरली आपने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को पकड़ना होता है, क्योंकि यही वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की जो कैटेगरी है, यही वो बेसिकली इंडिकेटर है स्मार्ट मनी का कि स्मार्ट मनी एक्टिव हो गई है। और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपको कब मिलेंगे? नंबर 1 सेशन ओपनिंग पे, नंबर 2 कोई न्यूज़ वगैरह मार्केट में आ गई है, किसी मतलब कोई वॉर सिचुएशन चल पड़ी है, कोई न्यूज़ वगैरह आ गई उस पे, नंबर 3 इकोनॉमिक इवेंट्स पे, नंबर 4 मेजर ब्रेकआउट्स पे या मेजर ब्रेकडाउन पे, जहाँ हाई फ्रेश ग्राउंड्स हों या हाई फ्रेश ग्राउंड हो या हाई फ्रेश लो ग्राउंड हो उस पे। ठीक है, तो ये 4-5 केसेस हैं जिसमें वॉल्यूम हाई आता है। ठीक है, और ये वॉल्यूम आते मोस्टली सेशन के टाइम है, मार्केट की ओपनिंग के टाइम आते हैं, या सेशन के बिल्कुल टाइम मिड पे आ सकते हैं, या इकोनॉमिक इवेंट्स के अंदर आते हैं, या न्यूज़ पे आते हैं, या मार्केट जब क्लोज हो रही होती है ना उसके ऊपर भी आ जाते हैं बाज़ का हाई वॉल्यूम। तो हाई वॉल्यूम जब आए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जब आए तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना, और वॉल्यूम को हम आइसोलेशन पे नहीं लेते, हम वॉल्यूम को प्रीवियस कैंडल्स की वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं और उससे हम एक जजमेंट लेते हैं कि वॉल्यूम हाई है, लो है या अल्ट्रा हाई है। ठीक है, वॉल्यूम इटसेल्फ आइसोलेशन में नथिंग। ठीक हो गया। ये एक चार्ट है गोल्ड का। ठीक है, अब इसका पहला केस देखें कि मार्केट ने एक जंप लिया है और बाय की कैंडल्स बनी है और उस दोनों कैंडल्स पे हाई वॉल्यूम आ रहा है। ये देखें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। पहले जो वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा था ये एवरेज वॉल्यूम था, ये अब वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है, इसको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहते हैं। इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद देखें मार्केट ने रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और मार्केट नीचे ही चली गई। तो ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट इसके बाद फ़ौरन ड्रॉप हुई है। इधर प्रोफेशनल एक्टिविटी हुई है, इधर स्मार्ट मनी ने कुछ एक्टिविटी की है, बाय की है या सेल की है। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल्स जैसे ही बाय की कैंडल्स बनती हैं और हाई वॉल्यूम आता है तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है ना वो हमें बताता है कि प्लेयर ने क्या की है। तो रिएक्शन में क्या हुआ है कि मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई है, तो हम श्योर हो जाएंगे कि मार्केट में प्लेयर ने सेलिंग ही की है। इसके बाद ये अब कोई NFP या FOMC की कैंडल है जिसमें मार्केट ने जंप लिया और फिर ड्रॉप दिया। मार्केट ने जंप लिया और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ये पॉसिबली प्लेयर्स की सेलिंग है क्योंकि बाय कैंडल पे प्लेयर सेल करता है। फिर मार्केट ने ड्रॉप लिया, जब ड्रॉप लिया तो सेल की कैंडल्स बनी है, उस पर भी हाई वॉल्यूम आ रहा है। तो प्लेयर ने एक ही टाइम पे पहले सेल किया और फिर री बाय करना शुरू कर दिया थोड़ी देर बाद। ये भी होता है कि प्लेयर एक टाइम पे सेल कर रहा है, प्राइस गिरती है, फौरन कुछ से बार फिर री एक्यूमुलेट कर लेता है वो। तो पहले ये एक्टिविटी हुई है कि ये मार्केट में बुलिश कैंडल पे स्ट्रेंथ अपीयर्स ऑन बियरिश कैंडल, ये जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेंथ अपीयर्स ऑन और वीकनेस अपीयर ऑन बुलिश कैंडल। तो ये न्यूज़ टाइम था, बाय की कैंडल बनी, हाई वॉल्यूम आया, उसका रिएक्शन नीचे आया, फिर सेल की कैंडल बनी, उस पर भी हाई वॉल्यूम आया और उसके बाद मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता रिवर्सल आ रहा है और वॉल्यूम ड्राई होते जा रहे हैं। नज़र आ रहे हैं आपको? इसका मतलब है इम्बैलेंस आ चुका है। ये इस चीज़ को देख के जो मार्केट मेकर है ना वो उसने अपनी जो ऑफर्स थी ना उसको विड्रॉ कर दिए। एग्जॉशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो जो लिक्विडिटी उसने हटाई है सेल वाली, सेल ऑर्डर जो उसने हटाए हैं उससे वॉल्यूम ड्राई होता जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में प्लेयर ने बाय एंट्री ले ली है, वॉल्यूम अल्ट्रा है, वॉल्यूम आ गए हैं और यहाँ से फिर मार्केट का व्यू ऊपर देख रहा है और मार्केट वाकई ऊपर गई। सो वॉल्यूम से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्लेयर एक्टिव है, प्लेयर किस तरफ मार्केट को लेके जाना चाह रहा है और कब वो सक्सेसफुल हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें VSA से पता चलती हैं। इस तरह ये एवरेज वॉल्यूम है, ये एवरेज वॉल्यूम है, ये लो वॉल्यूम है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये वाला सेक्शन है और ये वाला सेक्शन है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक कैंडल पे भी आ सकता है, 2-4 कैंडल पे भी